थी आगे बढ़ने की कि एक नई लिपि बना दी, ब्रेल लिपि। ये कल मैंने आपको पढ़ा दिया था। महात्मा गांधी के भारत वापस लौटने की खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस को मैंने कहा था हास्य दिवस, ये कर लेना 10 जनवरी। और राष्ट्रीय युवा दिवस हमारे ग्रेट एक मॉन्क के रूप में, एक सोशल वर्कर के रूप में, बहुत सारे रूपों में आप इनको देखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का 12 जनवरी। थल सेना दिवस बताया था, KM करियप्पा जी जो थे वो कमांडर चीफ कमांडर बने थे, इसलिए 15 जनवरी को मनाते हैं। पराक्रम दिवस मैंने आपको बताया था, अपने सुभाष चंद्र बोस कटक उड़ीसा में जन्मे, इनकी याद में मोदी जी की सरकार में स्टार्ट हुआ है, ये पहले नहीं था। बालिका दिवस हमारा 24 जनवरी को। पर्यटन दिवस ये भी कल पढ़ लिया था, 25 जनवरी। मैंने साथ ही बताया था मतदाता दिवस भी 25 जनवरी का है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही हमारा इलेक्शन कमीशन जो था उसको बनाया गया था। 1950 में, 51 में हमने इलेक्शन देखे थे, तो 25 जनवरी 1950 को क्योंकि इलेक्शन कमीशन बना तो 25 जनवरी को ही हम वोटर्स डे मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे। यहाँ से पढ़ना था गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। बच्चे को पता है जो स्कूल जाते हैं कि भैया 26 जनवरी को छुट्टी होती है, रिपब्लिक डे है, क्योंकि इस दिन हमने अपना संविधान लागू किया था। लिखकर तैयार हो गया था 26 नवंबर, इसी महीने में जिसमें ये क्लासेस चल रही हैं। 26 नवंबर भी 2 दिन पहले तो गया है, तो 26 नवंबर 1949 को वो किताब, वो रिटन डॉक्यूमेंट पूरी तरह से लिखकर तैयार था, जिसपे 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए और जिसपे पहला सिग्नेचर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। और उसके बाद जो सिस्टमैटिक सिग्नेचर है पहला, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अंतिम सिग्नेचर नेहरू के ही दामाद का है। उसके बाद 284 कुल लोग थे, इनमें से जो अंतिम जीवित व्यक्ति थे वो हरियाणा के, अपने हरियाणा के जो पिछले CM थे, पिछले मतलब इससे पिछले से पिछले, तो रणबीर सिंह हुड्डा, आपने नाम सुना होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी थे और उनका भी योगदान था भारत के संविधान के निर्माण में, तो उनके भी सिग्नेचर वहां पर है। तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, संविधान लागू करने की तिथि है 26 जनवरी। शहीद दिवस हमारे देश में 2 मनाए जाते हैं। एक महात्मा गांधी का मर्डर हुआ था, सबको पता है। महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को, आज़ादी के महज कुछ ही महीने बीते थे और 30 जनवरी की ठंड, तो ये मौसम अब आगे देखिए, जनवरी ठंड पड़ती है, शाम के 5:17 लिखते हैं, वैसे 5:15 के आसपास का टाइम था। दिल्ली में एक जगह है बिड़ला भवन, तो बिड़ला परिवार का एक भवन है बिड़ला भवन, वहाँ ये प्रार्थना सभा जो शाम की प्रेयर्स थी उसमें से वहाँ से लौट रहे थे और वहीं पे नथुराम गोडसे ने इनको 3 गोलियां मार दी और वहाँ पर इनकी इंस्टेंट डेथ हो गई। तो 30 जनवरी का दिन, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 1948 में, तो उस दिन राष्ट्रपिता की हत्या, तो शहीद दिवस मनाने लग गए। और इनका ना बड़ा जुड़ाव था कुष्ठ रोगियों के साथ, जो लेप्रेसी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और शरीर के किसी भी अंग में स्टार्ट होता है, अमूमन हाथ पैर से स्टार्ट होता है और एक बार अगर ये इन्फेक्शन लग जाए तो वो ठीक नहीं हो पाता। पहले नहीं होता था, अब तो दवाइयाँ हर चीज़ की हैं, तो वो गलना स्टार्ट हो जाता था और धीरे धीरे मान लीजिए उंगली पे स्टार्ट हो गया तो पूरी उंगली गल जाती थी, उसमें फिर घाव खत्म हो जाता था, ऑर्गन ही खत्म, गल के सड़ के। बहुत लोगों के शरीर में तो जिंदा आदमी के में कीड़े पड़ जाते थे, बहुत बुरा हाल था। लेप्रोसी एक भयानक रोग माना जाता था और लोग त्याग कर देते थे अपने ही खुद के, अगर बच्चे को हो गया या घर में किसी को भी हो गया तो उसको घर से बाहर। और कहते हैं कलकत्ता में तो ऐसे रोगियों की पूरी एक बस्ती थी। मदर टेरेसा ने भी इनके जो रोगी थे ना, इनके लिए बहुत काम किया था। अजीब बात देखो, उनको कभी नहीं हुआ रोग। महात्मा गांधी भी इन लोगों के पक्षधर थे और महात्मा गांधी भी इनसे जब तब जाके मिला करते थे, इनकी बातचीत किया करते थे, इनके लिए काम किया उन्होंने। तो कुष्ठ रोग जो लेप्रोसी जो है वो बैक्टीरिया से फैलता है और सेम डे जिस दिन गांधी का मर्डर हुआ उसी दिन लेप्रोसी के लिए भी डे मनाने लग गए। तो देखो, कुष्ठ निवारण दिवस कि भाई कुष्ठ रोग ठीक हो जाए, 30 जनवरी। तो महात्मा गांधी के बर्थ इससे डेथ एनिवर्सरी पर ही कुष्ठ निवारण दिवस है। 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे है ही। 25 जनवरी को क्या बताया मैंने आपको, एक तो मतदाता दिवस, क्योंकि उस दिन 1950 में इलेक्शन कमीशन बना था, और एक हमने पढ़ा था 25 जनवरी को ही पर्यटन दिवस इंडिया का। इंडिया इतना खूबसूरत है, पहले अपने देश में घूम के देखें, इस चीज़ को प्रमोट किया जाए। तो 25 जनवरी, 26 को रिपब्लिक और 30 को महात्मा गांधी का डेथ एनिवर्सरी प्लस कुष्ठ रोग निवारण। ठीक है, ये जनवरी का कंप्लीट हुआ। अब आते हैं फरवरी पर। फरवरी एक ऐसा महीना जिसमें कई इंपॉर्टेंट डे अकॉर्डिंग टू यंग जनरेशन है, लेकिन पेपर में नहीं आते। वो पेपर में जो आएंगे वो देश के लिए, विदेश के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला है, आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला एक भयानक रोग का दिन मनाते हैं हम, इसीलिए कि इसके प्रति जागरूकता फैले। आजकल हम देखें तो कैंसर बहुत कॉमन डिजीज में आ गया, और कैंसर बेसिकली हमारे शरीर में किसी एक ऑर्गन के सेल्स का लगातार बढ़ना ही कैंसर है। कैंसर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। जब शरीर में जितने सेल्स जरूरी हैं हमारे बॉडी के, सब ह्यूमन बींग्स के अंदर
सेल्स हैं, स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स, सेल, टिश्यू। तो ये जो सेल जब अधिक मात्रा में बढ़ते हैं, वैसे अमूमन सबके शरीर में बढ़ते हैं, पर नेचुरली वो अपने आप खत्म होते जाते हैं। बॉडी का इम्यून सिस्टम और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, ये आबो हवा इतनी ख़राब है, इतना केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का, वीडीसाइड्स का यूज़ कर लिया कि अब लगातार आप देखिए जो पीढ़ियाँ अब हम देख रहे हैं, कैंसर एक कॉमन डिजीज़ हो गया। पहले कैंसर बहुत रेयर डिजीज़ था, बहुत ही रेयर, कि चलो किसी को गलती में गाँव में कोई इक्का दुक्का या नहीं भी होते थे, लेकिन आज देखें तो ये गलियों में, मोहल्ले में, नुक्कड़ में, हर परिवार के अंदर कहीं ना कहीं रिलेटिव्स में सुनने में आने लग गया कि उसको कैंसर हो गया। ये कैंसर बहुत तेज गति से बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा भयानक है। तो कैंसर जो है, इसके ऊपर अभी आपने देखा होगा नवजोत सिद्धू की पत्नी जो है कैंसर 4th स्टेज से वापस आ गई हैं, तो उनका वो बयान बड़ा वायरल था कि क्या खाएं क्या ना खाएं, उस तरह की बातें। तो ये कैंसर के प्रति जागरूकता फैलना बहुत ज़रूरी है, और कैंसर की जागरूकता के लिए हमने फरवरी का महीना चुना। तो जहाँ फरवरी में एक तरफ वैलेंटाइंस डे है, वहीं उससे 10 दिन पहले 4, देखो लिखा है 4 फरवरी, वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी को मनाते हैं ना, हम ब्लैक डे भी मनाते हैं पुलवामा शहीदों की याद में। तो उससे ठीक 10 दिन पहले कैंसर की जागरूकता के लिए कैंसर डे मनाते हैं हम। ये रहा कैंसर डे, ये वर्ल्ड लेवल पर है 4 फरवरी। तो सेल बहुत ज़्यादा मात्रा में जब बढ़ जाते हैं शरीर के किसी भी अंग में, तो वो दूसरे ऑर्गन्स को परेशान करने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे करके आदमी को दर्द फील होने लगता है। और जब वो अति की स्टेज आती है, तब आदमी को फील होता है, तब चेकअप्स वगैरह कराने पड़ते हैं। फिर आप जानते हैं कीमोथेरेपी, रेडिएशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन अब एक अच्छी बात क्या है कि धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है। तो ये 4 फरवरी, जिस महीने में वैलेंटाइंस डे या ब्लैक डे हम मनाते हैं, उसी महीने में, उसी दिन से 10 दिन पहले कैंसर जागरूकता दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है विश्व रेडियो दिवस। आज के इस टाइम पर रेडियो की इंपॉर्टेंस घट गई। आज तो ऑनलाइन का ज़माना है, कोई कहीं भी बैठा है तो तुरंत से आपको पता है कि इस टाइम पे अमेरिका में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या न्यूज़ फेमस चल रही है, क्या कुछ आजकल ट्रेंडिंग है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पता लगाना, फ़ोन खोलते ही आपके सामने आता है। इनफैक्ट वही पहली, जैसे ही आप फ़ोन को स्क्रॉल करते हैं तो जो ट्रेंडिंग में, वही आपके फ़ोन पे दिखाई देने लगता है। लेकिन एक ज़माना था जब इंसान वेट किया करते थे, इंतज़ार करते थे कि रेडियो पे शाम को न्यूज़ आएगी तो पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। रेडियो का ज़माना टीवी से भी पुराना है। आज तो टीवी तो बिल्कुल ही खत्म हो गए ना, कोई अपने घर में रिमोट से प्रोग्राम देखता ही नहीं है, क्योंकि रिमोट चला के टीवी में या एलसीडी में ये देखना थोड़ा लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है, बोरिंग है। उससे बढ़िया आपके एक टच पे आपके पूरा स्क्रीन जैसा आप चाहते हैं वो सारे शोज़ आने लगते हैं। उसमें स्किप ऐड भी बड़ा आसान है। इंसान की ना ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई है। एक वो ज़माना था जब टीवी ऑन करने के लिए स्विच ऑन करना पड़ता था, फिर उसके उसमें ही जो चैनल घुमाने के लिए एक ऐसा यंत्र लगा होता था। एक वो टाइम था जब एंटीना जाके वो हिला के उसको ठीक करना पड़ता था, तब पिक्चर आती थी, उसमें इमेज आती थी। तो इतना पेशेंस था लोगों में, और वही कारण था कि लोग ज़्यादा पेशेंस के साथ ज़िंदगी जीते थे। ठहराव था, पर्सनैलिटीज़ वैसी थी। आज हर चीज़ में हबड़ तबड़, भाग दौड़, बहुत ज़्यादा आपाधापी, और ज़िंदगी बड़ी फास्ट चल रही है। जहाँ इन चीज़ों ने हमारी ज़िंदगी को आरामदायक बनाया, वहीं हम लोगों का पेशेंस का लेवल भी ख़त्म कर दिया। जैसे अब किसी में पेशेंस नहीं है कि एक ऐड को देख लें। आप अगर पुराने 90s, अब आप अपने ना यूट्यूब पे देखिएगा 80s के 90s के ऐड, एक एक ऐड ना 3-3 4-4 मिनट का होता था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा तो बर्थ 1982 का है, हम उस ज़माने में थे जब महाभारत और ये सब, और हम ना बड़े खुशी से ऐड देखा करते थे। जैसे रिन साबुन का ऐड आता था, या रसना का ऐड आता था, बहुत लंबे ऐड होते थे, और वो ऐड हमें ना बड़े अच्छे लगते थे। तो मतलब इतना पेशेंस था उस ज़माने में लोगों में कि वो ऐड भी बैठ के देखते थे। आज इतना भी पेशेंस नहीं है कि ऐड 1-2 सेकंड के अंदर स्किप होता हो तो ठीक है, वरना लोग पैकेज ले लेते हैं जिसमें ऐड ही ना आए। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, लाइफ को आसान बना रहा है, लेकिन आपका टाइम बचा रहा है, पर ये पेशेंस के लेवल को भी ख़त्म कर रहा है। लोगों में ना जो धीरे धीरे देखो एक उतावलापन, एक बेचैनी, हर चीज़ के प्रति जल्दी जल्दी जल्दी, ये चीज़ें ना पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं। अभी दिखेगा नहीं, लेकिन जो पीढ़ी, अब जो बच्चे 7 साल 6 साल 5 साल वाले हैं, आप देखिएगा इनमें पेशेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बहुत जल्दी इन लोगों का टेम्पर लूज होगा, क्योंकि इनकी सारी चीज़ें इस तरह की हैं कि इनको इंस्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं। इनको चीज़ों के लिए वेट ही नहीं करना पड़ता। अपनी फेवरेट गाने को देखने के लिए, कार्टून को देखने के लिए भी वो ऐड को स्किप कर देते हैं। हमें क्या था, प्रोग्राम ठीक है, प्रोग्राम के बीच में एक लंबा 5 मिनट का ऐड है तो भी हम बैठ के देखते थे, हमें एन्जॉयमेंट फील होता था उसमें, क्योंकि दिमाग शांत हुआ करते थे। तो बहुत फ़र्क पड़ गया इस चीज़ में। ये उस ज़माने की बात है जब रेडियो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और आप विश्वास करेंगे यूएनओ ने रेडियो के ऊपर काम किया था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने जिस दिन रेडियो पे काम किया था, यूएन रेडियो पर, वही डे है ये 13 फरवरी, यानी जो वैलेंटाइंस डे है या ब्लैक डे है, उससे 10 दिन पहले कैंसर की जागरूकता, और उसके 1 दिन पहले रेडियो। तो पहले रेडियो, उसके बाद ब्लैक डे या वैलेंटाइंस डे, 13 जनवरी। तो विश्व रेडियो दिवस यूएनओ से जुड़ा हुआ है ये भी। नेक्स्ट है केंद्रीय उत्पाद। आप सब जानते हैं सेंट्रल एक्साइज टैक्स है ये,
इनडायरेक्ट टैक्स है, और टैक्स में बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। टैक्स के काम में कोई एक आदमी का काम नहीं होता। कुछ लोग टैक्स को सोचने वाले कि किस तरीके से लगेगा, कुछ लोग उनको वसूलने वाले, तो बड़े बड़े ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक तरह से उनको इज्जत दी जाती है। उन अधिकारियों को थैंक यू बोलने के लिए एक डे मना दिया गया, नाम दिया गया सेंट्रल एक्साइज टैक्स। तो ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे के हेर फेर में ही है। उससे ठीक 10 दिन पहले कैंसर, उससे एक दिन पहले हमने क्या पढ़ा, रेडियो, और उसके 10 दिन बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क अदा करना है, तो ये 24 फरवरी। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। इनके पीछे की छोटी सी कहानी सुन लो, प्राउड फील होगा तुम्हें भी, कुछ लोग जानते भी होंगे। इस देश में आज़ादी से पहले 2 नोबेल ले आए थे हम लोग। इंडिया जो परतंत्र था, वहाँ की आबादी में 2 लोग इतने काबिल थे कि दुनिया में उनका डंका बजा। एक का 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि कविताओं का संग्रह, इसके लिए साहित्य का नोबेल मिला, लिटरेचर का। और फिर 1930 में उसके कुछ ही सालों बाद फिजिक्स का, फिजिक्स कितना टफ लगता है, बहुत लोगों को तो फिजिक्स सिर्फ पढ़ने में भी टफ लगता है और सोचते हैं कब 10वीं कब इससे पीछा छूटे। एक आदमी ने इतना बढ़िया काम किया कि उसको फिजिक्स के फील्ड का नोबेल मिला। नोबेल ओरिजिनल काम के लिए मिलता होगा और ऐसे काम के लिए मिलता होगा जो आपसे पहले किसी ने ना किया और बहुत 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 ज़्यादा यूजफुल हो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए, मानवता के लिए। तो सोचो, भारत का एक आदमी इतना काबिल था कि उसने 1930 में, जब कोई साधन भी नहीं था, मैं आज से ठीक 100 साल पुरानी बात कर रही हूँ, 2025 आने वाला है, 95 साल पहले एक आदमी ने, साधन नहीं थे, इतनी मेहनत की अपने फील्ड में, इतनी मेहनत की कि उसका एक इफेक्ट जो उसने दिया था फिजिक्स में, रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट, वो फेमस हो गया और उनको 1930 का फिजिक्स का नोबेल मिला। बहुत प्राउड की बात है बेटा, फिजिक्स में इतना काम करना, और आज से 95 साल पहले। आज फिजिक्स समझना बहुत आसान है, कितनी सारी वीडियोज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन उस ज़माने में फिजिक्स को समझना, और सिर्फ समझना नहीं, ऐसा काम करना जो वर्ल्ड में किसी ने ना किया हो। तो रमन प्रभाव दिया था हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट सीवी रमन ने। और सीवी रमन जो है ना, आगे जाके के भतीजे को भी फिजिक्स का, एस्ट्रोफिजिक्स का अवार्ड मिला। तो चाचा भतीजे दोनों इतने ब्रिलियंट थे कि दोनों को 2 बार भारत के लिए नोबेल मिला। भारत क्योंकि भारतीय हैं, एक सीवी रमन को 1930 में, और फिर इन्हीं का भतीजा था चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये सीवी रमन, और आगे जाके फिर इनका भतीजा है उसको भी 1983 का, एस्ट्रोफिजिक्स का। तो दोनों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है, अब ये उनका बर्थडे बिल्कुल नहीं है, इस दिन उन्होंने अपना रमन इफेक्ट दिया था। तब से 28 फरवरी हम लोग अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में साइंस डे मनाने लग गए। अगर आप ठीक ठाक से स्कूल में पढ़े हैं तो आपको पता होगा, मॉडल्स बनाए जाते हैं स्कूली लेवल पर, और फिर उन मॉडल्स की प्रदर्शनी लगती है। किसी एक स्कूल को डिसाइड किया जाता है जहाँ आसपास के सारे स्कूल्स इकट्ठे होते हैं, और फिर हर स्कूल के 4-4, 5-5 बच्चे जाते हैं, 1-2 टीचर्स जाते हैं, उन्हें एक पूरा हॉल दे दिया जाता है, टेबल लगा के उस पर अपने मॉडल्स रखने होते हैं। फिर आसपास के स्कूलों से बड़े बड़े जो मेन जो स्कूलों को देखने वाले कमिश्नर्स हैं या एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, वो सब आते हैं। फिर बच्चे अपने अपने मॉडल्स के बारे में उनको खड़े होकर पूरी बातें बताते हैं। इसमें वॉल्केनिक इरप्शन दिखा सकते हैं, या सोलर पैनल दिखा सकते हैं, या विंड एनर्जी दिखा सकते हैं, इस तरह से। तो ये आज तक भी मनाया जाता है हर स्कूल में, हर कॉलेज में। और साइंस डे, इनका बर्थडे बिल्कुल नहीं है, इन्होंने रमन इफेक्ट दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फरवरी के 3-4 दिन इंपॉर्टेंट है। मैंने फालतू के दिन बिल्कुल नहीं लिखे जिनका कोई औचित्य नहीं है। पढ़ाने को तो बेटा कुछ भी पढ़ाते रहो, लेकिन मेन डेज जैसे कैंसर, बहुत बड़ी एक सबको जागरूक होना चाहिए ऐसी बीमारी। तो 4 फरवरी, 14 फरवरी हमें पता ही है वैलेंटाइंस डे और ब्लैक डे पुलवामा के लिए, तो उसके इर्द गिर्द हमने सेट कर लिया। कैंसर डे 4, 13 तारीख को रेडियो, 14 को तो हमने उसमें मान लिया है, 24 तारीख को शुल्क वाला है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, और उसके बाद फिर ये लास्ट है विज्ञान दिवस 28 फरवरी, साइंस डे, सीवी रमन, इनका रमन इफेक्ट। नेक्स्ट आता है, मार्च शुरू होता है, विश्व वन्य जीव दिवस। वन्य जीव क्या होते हैं? वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ है ना, इससे जुड़ा। तो विश्व, वर्ल्ड का वाइल्ड लाइफ डे है एक तरह से ये। वाइल्ड लाइफ में आप जानते हैं ना, जानवर और ये सब चीज़ें आते हैं, तो प्रकृति, जानवर, इन सब का केयर करना, इंसान कहीं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इनके नुकसान ना कर दे, तो उसकी जागरूकता के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस ये मनाते हैं मार्च में। 3 मार्च को, 8 मार्च तो हर किसी को पता होगा महिला दिवस है, वुमेन्स डे है। तो 8 में से देखो, 8 बनाने के लिए गोल बनाना पड़ता है ना, इधर से ऐसा कर दो गोल। तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, 3 के बाद फिर सीधा वुमेन्स डे आएगा, महिला दिवस 8 मार्च। महिला दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि महिलाओं ने लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक संघर्ष को झेला, संघर्ष किया, और सैल्यूट है उन महिलाओं को जिनके कारण आज हम जैसे लोग भी खड़े होकर पढ़ा पा रहे हैं। ये
बेटा एकदम से आज़ादी नहीं मिली है कि औरतें जो है इतनी आगे आ गई कि आज वो हर फील्ड में अपना नाम कमा रही हैं, कहीं प्राइम मिनिस्टर हैं, कहीं प्रेसिडेंट हैं, कहीं गवर्नर हैं, कहीं जजेस बनी बैठी हैं, कहीं टीचिंग में हैं, कहीं आर्किटेक्चर में हैं। तो ये एक दिन में नहीं कि हम इतने काबिल थे हमने किया, नहीं, इसके पीछे का बेस तैयार किया। बहुत औरतों ने न जाने कितनी गालियाँ खाई, कितनी मार खाई, कितनी हिंसात्मक चीज़ों में से निकल के भी अपने हक की डिमांड रखी और कहा कि हम पढ़ेंगे। सावित्री बाई फुले जैसी महिलाओं के बारे में आपने सुना होगा कि जब स्कूल के लिए निकलती थी तो लोग जो थे गोबर और मिट्टी गीली करके उनके ऊपर फेंकते थे। तो ज्योतिबा फुले ने कहा कि ये तो तुम्हें सहना पड़ेगा पर पढ़ाई नहीं छोड़नी, और पढ़ते 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 वो महिला भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। तो इन लोगों ने ना बेस तैयार किया। हम लोगों को तो किया कराया मिला, हमने तो सिर्फ पढ़ने की मेहनत की, लेकिन उस पढ़ने की मेहनत में योगदान जिन लोगों ने दिया वो अमर है। मतलब वो चले गए लेकिन उनके नाम अमर है। फिर पहला योगदान तो उन लोगों का, दूसरा योगदान उन पिताओं का जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया। तो ये विश्व महिला दिवस आज आपको सिर्फ एक डेट दिखती होगी, लेकिन जिन लोगों ने संघर्ष करके इन दिनों से लड़ाई की है उनके बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? पहले तो अब अगर आज की बात करें, साइंस के टाइम पर पैदा होना ही एक मशक्कत हो गई थी, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या बहुत मनचाही एक चीज़ बन गई थी। सरकार को इसके लिए भी स्ट्रिक्ट होना पड़ा। अब कम से कम बहुत खुले में जेंडर का पता लगाना पॉसिबल नहीं है। इंडिया की बात कर रही हूँ, ये एक कानूनन अपराध है। खासकर उत्तर भारत के कुछ राज्यों की बात करूँ तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा घटियापन दिखाया गया और सबसे ज़्यादा जो बुरा हाल था कन्या भ्रूण हत्या का वो इसी राज्य ने किया। कहने को सो कॉल्ड एनसीआर का बड़ा हिस्सा हरियाणा है, लेकिन हरियाणा का जो आंकड़ा था वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसों से बहुत पीछे था। ये शर्म की भी बात है, क्योंकि इतने एडवांस्ड स्टेट में जहाँ करोड़पति किसान हैं, जहाँ के अगर देखें तो बेटियों ने कितना नाम कमाया देश में। कल्पना चावला इसी राज्य की थी। बॉक्सर्स की बात कर लें, कुश्ती की बात कर लें, तो लड़कियों ने कोई ऐसा नहीं कि कुछ किया ही ना हो, लेकिन फिर भी लोगों को समझाने के लिए अब क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की तो बुद्धि उतनी होती है। तो महिला दिवस एक तरह से जेंडर इक्वालिटी के लिए बातें कि आप समझ पाएँ कि हाँ इक्वालिटी है। बेटियों को भी ऐसा नहीं कि बेटियों को ही ऊपर लाओ, बेटों को तो नहीं, बराबरी का माहौल दो। भाई जेंडर है, मेल फीमेल, सबके अपने अपने काम हैं, सबकी अपनी अपनी पॉजिटिव चीज़ें, सब में अपनी अपनी नेगेटिव चीज़ें हैं। तो उस चीज़ को बराबरी पर समझते हुए एक इंडिविजुअल की तरह उन्हें पनपने का मौका दे, और उनके खिलाफ जो वायलेंस है, जो हिंसात्मक है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, या वो एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल हो, वो चीज़ें थोड़ा सा आदमी को समझनी पड़ेंगी। इसमें भी कहीं ना कहीं माँओं का योगदान है। जो माएँ अपने बेटों को अच्छी परवरिश देंगी तो वो इस बात का खास ख्याल रखें कि बेटों को जेंडर सेंसिटिव बनाना पड़ेगा। बेटियां तो ऑलरेडी हैं ही, हमें बेटों को समझाना पड़ेगा कि औरत की इज्जत किस तरीके से करनी है, और ये सबसे बेहतर काम माँ कर सकती है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करता है बचपन में, और ये चीज़ें जब वो बड़ा हो रहा होता है ना, खासकर प्री टीनेज में, तब उसके अंदर डाली जा सकती हैं। वहाँ से फिर उसके वैल्यू सिस्टम में ये हो जाएगा कि औरत या लड़की भी जैसा मैं हूँ ऐसी ही है। वो उसको उस तरीके से ही देखना कि एक इंडिविजुअल, एक इंसान है, फिर इसका फ़ायदा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। तो विश्व महिला दिवस कहाँ गया? ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च का है। 3 मार्च का क्या था? वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ की भी केयर करो, महिलाओं को भी इज्जत दो। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। हम सभी उपभोक्ता हैं। आजकल आप देख रहे हैं उपभोक्ताओं को कितना फ़ायदा हो गया। बेटा ऑनलाइन कोई चीज़ आपने मंगवाई, आपको पसंद नहीं आई, तो आपके तुरंत से रिफंड हो जाएगा, वो चीज़ तुरंत से आप वापस कर सकते हैं। पहले क्या होता था, आप कहीं से दुकान से खरीद लाए तो वापस करना ही मौत थी, वापस लेते ही नहीं थे, और दुकानदार अपनी मनमर्जी चलाते थे, मनचाही चीज़ें। अब क्या है, ऑनलाइन के सिस्टम में आप देखो कितना ज़्यादा लोगों ने, मतलब एक तरह से कन्वीनियंट हो गया। आप घर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं, आपको चीज़ पसंद नहीं आ रही, कलर पसंद नहीं आ रहा, डिलीवरी में दिक्कत है, तो आपने तुरंत से अपना पैसा वापस ले लिया। तो ये उपभोक्ता बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, और उपभोक्ताओं को जागरूक होने में भी एक समय लगा है। तो उपभोक्ताओं को जागरूकता के लिए ये मनाते हैं उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये इंटरनेशनल लेवल पर है। 15 मार्च हम इंडिया में भी मनाते हैं, 24 दिसंबर को। हम तो अपना साल के एंड में मनाते हैं 24 दिसंबर, इंडिया का नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। लेकिन वर्ल्ड का कब है? इनका है 15 मार्च, पूरी दुनिया का। तो मार्च में पहले वाइल्ड लाइफ है, फिर महिला है, फिर उपभोक्ता, 15 मार्च का। नेक्स्ट है विश्व वानिकी दिवस। वन से जुड़ा हुआ है।
आप सबको पता है कि वनों के लिए इंडिया में भी बहुत सारा काम है। जैसे अगर कहें इंडिया में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बताओ तो वन महोत्सव होता है। क्या वन महोत्सव? बहुत बड़ा उत्सव जिसमें कि पेड़ लगाते हैं। अब पेड़ लगाने का फायदा ना बेटा एक खास ऋतु में है। पूरे साल पेड़ लगाना तो बेवकूफ़ी है। अब कोई सोचे कि चलो नवंबर एंड आ गया अब मैं पौधे लगा दूं, चलेंगे ही नहीं। इस मौसम में तो पौधे लगभग लगभग अब आगे आगे 10 दिन बाद देखना सूख जाएंगे। इनफैक्ट जो लगे हुए हैं ना उनकी भी पत्तियां झड़ जाएंगी लगभग की, चाहे वो तुलसी हो या आसपास आपके घर के जितने पौधे हों। क्यों? क्योंकि ठंड को सहन करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो उस टाइम पे पत्ते ना गिर जाते हैं, सूख के गिर जाते हैं। फिर पेड़ पौधे कब लगाएं? ये सबसे बढ़िया मौसम होता है जब पानी डालना ना पड़े, नेचर अपने आप देता रहे, यानी कि बारिश का मौसम। जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई को वन महोत्सव चलता है। एग्जाम में आ सकता है ये वन महोत्सव, 1 जुलाई से 7 जुलाई पूरा हफ्ता। उसमें खूब पेड़ लगाने चाहिए। आप पेड़ लगा के अगर भूल भी गए ना तो प्रकृति उसको अपने आप बड़ा कर देगी, क्योंकि उस टाइम पे बारिशें होंगी ही होंगी। बारिश अच्छी होगी, लगातार पानी मिलेगा तो पौधा पनप पनप के अपने आप पेड़ तक पहुंच जाएगा। तो 1 से 7 जुलाई के बीच में आता है, बारिश के मौसम में आता है वन महोत्सव। जैसे हर स्टेट अपना भी मना सकता है। मैं एग्जाम्पल की बात करूं, हरियाणा अपना तरु दिवस मनाता है 15 जुलाई को। जुलाई बारिशों का मेन सीजन है, खूब बारिश होती है, पीक पे रहती है बारिश। तो उस टाइम पे वन महोत्सव पूरे देश में 1 से 7 जुलाई के बीच में, और हर स्टेट अपना मनाता है। हरियाणा अपना मनाता है 15 जुलाई को तरु दिवस। ऐसे कोई भी स्टेट अपना मना सकता है, ठीक है। तो ये वन से जुड़ा हुआ। वन वाला कब मनाते हैं? ये विश्व का है, देखो हमारा नहीं है, हमारा तो अलग है, ये विश्व का है, वानिकी दिवस। तो वनों से जुड़ी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, एक तरह से जागरूक बनाने के लिए 21 मार्च। तो वाइल्ड लाइफ भी इसी में था, महिलाएं भी इसी में थी, उपभोक्ता भी इसी में थे, वन भी इसी में है, ठीक है। 3 थी, 8 थी, 15 था, और वानिकी कब है? 21 मार्च को। 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 मार्च आपको वैसे भी पता होगा, दिन बराबर, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। 21 मार्च और 23 सितंबर इक्विनॉक्स होते हैं ना, विषुव जिसको बोलते हैं। तो ये 21 मार्च को वानिकी दिवस भी है, वन वाला भी है, और ये इक्विनॉक्स भी है, विषुव भी है। अगला है विश्व जल संरक्षण दिवस। जल को आप सबको ये पता है, जल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और बहुत सारे लोग तो ये भी कहा करते थे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो जल के लिए होगा। दिख ही रहा है हमें कि जल जो है लगातार, जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से मीठा पानी जो है वो 3% ही तो है। 97% पानी तो सारा खारा है, और मीठे को खारे की तरफ हम ले जाते जा रहे हैं अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के चलते। तो इसीलिए जल को थोड़ा बचा के रखना, वाटर कंजर्वेशन पे काम करना, ये ज़रूरी है अगली पीढ़ी के लिए। तो इसके लिए एक दिन बना लिया विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। तो पहले 21 मार्च को हमने क्या किया? वन लगाए, वन लगा दिया, देखो ये रहा वन 21 को। उस वन के बाद हमने उसमें पानी डाला, तो अगले दिन 22 को। लेकिन फिर 23 को इंडिया में एक ऐसा दिन है जिस दिन 3 नौजवान युवाओं को हम याद करते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। सभी लोग समझ गए होंगे ये मैं बात कर रही हूँ 23 मार्च 1931 की, जिस दिन इन तीनों को फांसी पर लटका दिया था। और ये खुशी से फांसी के फंदे पर झूल गए थे। ये फांसी होनी थी 24 तारीख को, लेकिन कुछ गड़बड़ियां थी, राजनीतिक बड़ी गड़बड़ियां, जिसके चलते जुडिशरी के ऑर्डर को भी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया गया। और जो फांसी 24 मार्च को होनी थी वो शाम को ही, शाम को तो वैसे भी फांसी नहीं देते, हिंदू कल्चर में तो ये मान्यता है कि दिन ढलने के बाद अगर किसी की डेथ हो जाती है दिन ढलते ढलते भी, तो उसका अंतिम संस्कार भी रात में नहीं किया जाता, अंतिम संस्कार अगली सुबह किया जाता है। और यहाँ पे रात में फांसी दे दी गई, जैसे कितना गलत है। अगर देखा जाए तो लॉ के अकॉर्डिंग तो ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है, अंग्रेजों का राज था, जैसा जुल्म चाहे कर लें। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। देखो ये रहा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के शहीद दिवस 23 मार्च। तो एक तो गांधी जी का था, उनका मर्डर हुआ था, वो था 30 जनवरी, उसी दिन कुष्ठ निवारण था। यहाँ 3 दिन इकट्ठे लगातार याद कर लो, 21, 22, 23। 21 को वन लगाया हमने, 22 को जल संरक्षण के ऊपर काम किया, 23 को तीनों की शहीदी, तो शहीद दिवस 23 मार्च। इसके बाद मौसम विज्ञान, जिस दिन इन तीनों को फांसी हुई थी ना, उस दिन मौसम भी रोया था। सोचो, बादल भी रोए, मौसम, मौसम विज्ञान, मीटियोरोलॉजिकल। तो जिस दिन इन 3 लड़कों की फांसी थी उसी दिन मौसम ने भी रोक कर दिखाया। ऐसा इमेजिन कर लो भाई, बारिश हो गई। तो मौसम विज्ञान भी 23 मार्च का। दोबारा देखें, 3 तारीख को क्या था? वाइल्ड लाइफ। 8 को क्या था? महिला। 15 को क्या था? उपभोक्ता। उसके बाद 21, 22, 23, 23 को इन लड़कों की शहीदी थी, 23 तारीख को ही विश्व मौसम विज्ञान के ऊपर। और 21 और 22 पहले वन लगाया, फिर जल डाला, फिर इन 3 लड़कों की, जो 3 महान क्रांतिकारी थे, इन 3 लड़कों की शहीदी या शहीद दिवस, और उसी सेम डे में मौसम विज्ञान।
ठीक है, 23 मार्च। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, WMO करके लिखते हैं, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टीबी दिवस, अभी हमने देखा था पहले कैंसर था। कैंसर, कैंसर में क्या था? शरीर के किसी भी अंग के सेल बढ़ने लगते हैं, बढ़ते तो रहते ही हैं हमेशा हर इंसान के शरीर, लेकिन वो अपने आप खत्म होते रहते हैं। वो इतने बढ़ जाते हैं कि फिर वो रुक नहीं पाते, फिर वो स्पीड से ग्रो कर करके उस ऑर्गन में आसपास के ऑर्गन्स को परेशान करने लगते हैं, और उसी को हम कैंसर कहते हैं। तो कैंसर जैसे भयानक है, फरवरी में था 4 फरवरी, ऐसे ही टीबी भी। लेकिन अब काफ़ी हद तक ना टीबी पे कंट्रोल है। कैंसर अभी उतना थोड़ा सा जैसे बहुत महंगा है, इलाज करवा तो लेते हैं लोग, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है। प्लस कैंसर में इलाज के दौरान भी बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं, जैसे लगभग लोगों के बाल झड़ जाते हैं, कमज़ोरी आ जाती है, तो थोड़ा सा टफ लगता है। टीबी का क्या है? टीबी अगर इनिशियल स्टेज पे पकड़ ले तो टीबी का रोग एक टाइम पे बहुत भयानक माना जाता था, अब इसका इलाज काफ़ी हद तक संभव है। तो टीबी बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। टीबी दिवस हम मनाते हैं 24 मार्च का। वो था 4 फरवरी का, यानी 4-4 दोनों में आएगा। पहले कैंसर 4 फरवरी का, जिस महीने में वैलेंटाइंस डे है या ब्लैक डे है, पुलवामा दिवस, उससे 10 दिन पहले कैंसर। टीबी आएगा अगले महीने की 24 को। ट्यूबरक्लोसिस, पता है क्यों मनाते हैं 24 को? क्योंकि इसी दिन रॉबर्ट कोच नाम का जो आदमी था ना, जिसने ये बैक्टीरिया खोजा जिससे टीबी होता है। टीबी में क्या है? सांस में, लंग्स जो है ना, हमारी लंग्स जो फेफड़े हैं जहाँ से सांस पूरा वो प्रोसेस चलता है, उनमें एक छोटा सा बैक्टीरिया पहुंच जाता है, हवा के थ्रू पहुंच गया। मान लो किसी को टीबी था, सांस के थ्रू उसका वो बैक्टीरिया भाई हवा में ट्रेवल करके किसी और की इम्यूनिटी वीक है उसके बॉडी में एंटर कर गया, लंग्स में पहुंच गया। एक था, एक से मल्टीप्लाई होकर 2, 4, 8, इस तरह बढ़ते 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 वो पूरा उनका जाल बन गया। ऐसे फैल जाती है बीमारी बेटा। तो ये कहते हैं ना, जिसको बहुत ज़्यादा रोग हो उसके आसपास खांसते हैं और ज़ुकाम से भी ये फैल सकता है। तो इस तरीके से फैलता है क्योंकि वो ट्रेवल करते हैं हवा के थ्रू आपकी बॉडी में। अगर वो गए हैं, इम्यूनिटी ठीक है तो बच जाएगा आदमी, इम्यूनिटी वीक है तो बहुत जल्दी कैच करेगा। तो रॉबर्ट कोच नाम के आदमी ने इसका जीवाणु खोजा था, इसका बैक्टीरिया खोजा था। तब से फिर उन्हीं का दिन 24 मार्च को उन्होंने खोजा तो टीबी डे मनाने लग गए। रॉबर्ट कोच। इससे एक नया क्वेश्चन क्या पता चला कि टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। किससे फैलता है ये? बैक्टीरिया से। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। बांग्लादेश आपका पड़ोसी है और आजकल तो बड़े न्यूज़ में है, अभी 2 महीने पहले भी न्यूज़ में था। बांग्लादेश का वैसे भी एक रिकॉर्ड है, बांग्लादेश की जो महिला प्रधानमंत्री हैं, अब तो क्या है, अब तो थी जुलाई तक थी, अगस्त में तो फिर उनको वहाँ से देश छोड़ के भागना पड़ा। शेख हसीना, इनकी कहानी थोड़ी सी मैं बता देती हूँ क्योंकि पड़ोसी देश की बात है तो आपको पता होनी चाहिए। देखो, एक लेडी है, हमारे पड़ोस में एक देश है जिसका नाम है यहाँ पर बांग्लादेश। एक टाइम पर ये पाकिस्तान का हिस्सा था। जब हम अलग हुए थे 1947 में, तो पाकिस्तान को 2 हिस्से मिले थे, एक मेन पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, और इस तरफ के हिस्से का नाम था पूर्वी पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान। दोनों में पाकिस्तान की ही सरकार चलती थी। इनकी आवाजाही हमारे देश के बीचों बीच से थी, कोई मनाही नहीं थी। 47 में कोई ऐसा ब्लॉक नहीं थे, रास्ते आना जाना। 47 क्या, ये तो 65 के युद्ध के बाद भी थे। ये तो 71 में जाके हम लोगों ने अपने रास्ते ब्लॉक कर दिए कि ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। अब आना जाना आसान थोड़ी ना है, लेकिन एक टाइम पे तो नॉर्मल आवाजाही थी, शादी ब्याह थे, सब चीज़ें थी। एकदम अलग होके थोड़ी ना ऐसे बैरियर लगा लिए थे हमने। तो 1947 में जब हम अलग हुए तब ये स्थिति थी, एक पाकिस्तान इधर मेन वाला और एक पूर्वी पाकिस्तान। ये हमारा रूट था इनका आने जाने का। हमारे देश को हम मना भी नहीं करते थे। 47 के बाद लगा लो 1971 आ गया। हमारे देश में पीएम बन गई इंदिरा गांधी, 66 में बन गई थी। और यहाँ पर ना धीरे धीरे इन लोगों को ऐसा फील होने लगा, बांग्लादेशियों को, तब तो ये पूर्वी पाकिस्तान था, कि हमारी सरकार जो मेन पाकिस्तान में बैठी है हमारी तरफ कम ध्यान देती है, हमारा डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम नहीं कर रहे और हमारी भलाई भी उतनी नहीं सोच रहे। तो ये ना एक ऐसे ग्रुप सा बनने लग गया एक, कि भाई हमारे खिलाफ सरकार जो है हमारे लिए कोई काम ही नहीं करती, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब इसको लीड करने लगे एक आदमी जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी जैसे कहते हैं ताकतवर पार्टी बना ली, बहुत लोगों का उनको समर्थन मिल गया, इस तरफ एक्टिव थे। लेकिन मेन सरकार बैठी थी यहाँ 71 में, 70s में इनके इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन में इस तरफ के लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान को जिता दिया। तो शेख मुजीबुर रहमान और उनकी जो बाकी पार्टी के लोग थे उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ अलग से एक पैरेलल की सरकार बनवा दो, हम चाहते हैं कि हमारे एरिया में हमारी अपनी सरकार हो, हम पाकिस्तान रहेंगे, दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान को बात नहीं पसंद आई। वहाँ के जो हेड थे उन्होंने 2-4 बड़े बड़े लीडर्स से बातचीत की और कहा कि नहीं, ये इस तरह तो आज ये कर रहे हैं, कल ये देश बना देंगे। और ये बात सच साबित हुई। जो शेख मुजीबुर रहमान है ना, ये इस तरफ गए मीटिंग करने और 26
तारीख थी, 26 जून के आसपास की घटना है ये। तो इन्होंने क्या किया, नहीं जून नहीं, ये मार्च की। तो इन्होंने वहाँ जाके और जैसे बातचीत करते तो वहाँ इन्होंने घोषणा कर दी जाके कि पूर्वी पाकिस्तान जो है वो नया देश बनेगा। अब ये इतनी बड़ी घोषणा इन्होंने कर दी तो उनको वहाँ पकड़ पकड़ लिया गया। लेकिन उस घोषणा के बाद ना एक स्थिति बड़ी अजीब सी आ गई। यहाँ की जो सरकार है वही यहाँ की भी सरकार है। तो अब यहाँ के लोग जो हैं, क्योंकि वो तो शेख मुजीबुर रहमान के भक्त थे, वो तो उनकी बातों को मानते थे, तो एक तरह से ना बांग्लादेश को अलग करने का, आज़ादी का, मुक्ति का एक युद्ध छिड़ गया और ये युद्ध चलता रहा। इसी बीच में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई भी चल पड़ी। उस भारत पाक युद्ध में भारत विजयी हुआ। भारत ने अपनी टेरिटरी से आगे बढ़ के इनकी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया। फिर दिसंबर आते आते 16 दिसंबर के आसपास की बात है, 1971 की, पाकिस्तान के हेड जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहाँ मैसेज भिजवाया कि हमें लड़ाई बंद करनी है और हमें जो है हम चाहते हैं शांति सम्मेलन टाइप एक कर ले, संधि कर ले, समझौता कर ले। तो उनको इंदिरा गांधी ने कहा मोस्ट वेलकम। वो यहाँ बुलाए गए, उनको हमने कहा ठीक है आप आ जाओ। तो ये युद्ध जो था ना, ये लगा लो कई महीने चला। और उस युद्ध के बाद फिर 6 महीने बाद हमारे यहाँ आए जुल्फिकार अली भुट्टो। डेट थी 3 मई या जुलाई, 3 जुलाई थी शायद। उस डेट पर ये यहाँ पहुँचे और उसके बाद फिर सिग्नेचर हुए। दो तारीख थी, 3 नहीं, 3 को तो फिर सारी चीज़ें क्लियर अखबारों में आ गई थी। तो यहाँ पहुँचे वो और उन्होंने फिर सिग्नेचर किए। एक सिग्नेचर हुए जो जिस फाइल पर, उसे कहते हैं शिमला समझौता। तो शिमला पैक्ट कह लो, शिमला समझौता कह लो, ये आज़ादी के बाद वाली घटना है। एक शिमला सम्मेलन हुआ था आज़ादी से पहले, वो अलग घटना है, वो तो बिफोर इंडिपेंडेंस। ये शिमला समझौता है। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तरफ से, इंदिरा गांधी भारत की तरफ से, दोनों के बीच में लिखित में एक समझौता हुआ जिसके बहुत सारे पॉइंट्स थे। उनमें से एक पॉइंट ये था कि अब बांग्लादेश को मुक्ति मिल जाएगी पूर्वी पाकिस्तान से, इससे मेन पाकिस्तान से। और इस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बन गया जिसको हम नाम से बुलाने लग गए बांग्लादेश। तो 1972 में इसने पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र देश के रूप में अपना काम शुरू किया। लेकिन इसकी मुक्ति की घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी। किसने कर दी थी? शेख मुजीबुर रहमान ने। उन्हीं की बेटी हैं शेख हसीना। शेख हसीना का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, किसी भी कंट्री में महिलाएं पीएम तो रही हैं, लेकिन उस लेडी ने 20 साल हो गए उस लेडी को। अब इस साल की अगर बात करें, एक बार इसका डे देख लेते हैं ताकि ये खत्म हो जाए। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च को मनाते हैं। तो 26 मार्च को ये इन्होंने घोषणा की थी कि बांग्लादेश बनेगा। लेकिन बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस आज़ादी नहीं थी ये। अभी तो इन्होंने एक तरह से मुक्ति की यात्रा शुरू की थी, एक तरह का संघर्ष किया। और फिर ये संघर्ष इनका दिसंबर तक चला, 16 दिसंबर तक। उसके बाद 6 महीने बाद बैठक हुई भारत और पाकिस्तान की, तब जाके बांग्लादेश की एक आइडेंटिटी को मान लिया गया। और जानते हैं सबसे पहले इसको मान्यता किसने दी? भारत ने। बांग्लादेश को सबसे पहले मान्यता भारत और भूटान, दोनों का नाम भ से है, पड़ोसी हैं दोनों। तो बांग्लादेश को सबसे पहले मान्यता किसने दी? भूटान और भारत ने। फिर इसका तीसरा देश बना था जर्मनी, जिसने इसको मान्यता दी थी। तो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। यहाँ शेख मुजीबुर रहमान प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन बहुत सारे लोगों में चिढ़ थी, जलन थी। 1975 में, जिस दिन हम आज़ादी का दिन मना रहे थे ना खुशी से, 15 अगस्त, पड़ोसी देश में मर्डर कर दिया। और मर्डर क्या? असैसिनेशन, यानी राजनीतिक हत्या कर दी गई। शेख मुजीबुर रहमान और उनके खानदान को, सबको ख़त्म कर दिया। बाय चांस उनकी ये बेटी जो आज हमारे देश में शरण में रह रही हैं, शेख हसीना, ये उस टाइम पर विदेश में कहीं पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी, ये बच गई थी। बाद में फिर वापस आई, अपने फादर की एक जगह इन्होंने बनाई और 2009 से लगातार 2024 तक ये वहाँ की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। 9 से 24 अगर आप गिनोगे तो 15 साल हो गए पूरे। और उससे पहले ये 1996 में, जब हमारे वाजपेयी जी बने थे ना, तब पीएम बनी थी वहाँ की। वाजपेयी जी तो 13 दिन बाद हट गए थे, लेकिन ये 96 से फिर पूरे 5 साल तक रही। तो ये 96 से 2001 तक रही पहले, फिर 2009 में दोबारा बनी और 9 से 24 तक वहाँ बैठी रही। लेकिन 2024 में एक छोटा सा आंदोलन स्टार्ट हुआ बांग्लादेश में, स्टूडेंट्स ने किया, एजुकेशन को लेकर, नौकरियों में आरक्षण को लेकर। किसी को नहीं पता था कि इतना बड़ा बन जाएगा। इतना बड़ा आंदोलन बन गया कि इनकी जान को खतरा, और इनको वहाँ से रातों रात भागना पड़ा।
क्योंकि इनके पिताजी थे ना शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने आज़ादी के लिए काम किया था। बाद में जिन जिन लोगों का संबंध आज़ादी से रहा था ना उन पार्टियों से, तो उनको आरक्षण दे दिया गया था 30% सरकारी नौकरियों में। तो जो बच्चे इंटेलिजेंट थे एक समय के बाद वो फील करते हैं कि यार बराबरी पर होना चाहिए, फ्री का क्यों आरक्षण है। तो आरक्षण के विरोध में छोटी छोटी पहले सभाएं हुई, अचानक से वो स्टूडेंट्स के हुजूम उमड़ पड़े। तभी कहते हैं बेटा देश की राजनीति जो है ना वो स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं। यूथ अगर अपनी बातों को समझने लायक हो, यूथ अगर इतना काबिल हो कि वो समझ पाए गलत और सही का अंतर, तो फिर प्रशासन और सारी चीज़ें बदल जाती हैं, उनको वैसे ही काम करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि यूथ को ये अकल हो कि वायलेंस से चीज़ें नहीं बदलती, चीज़ें बदलती हैं जब आपके लीडर्स अच्छे हों, चीज़ें बदलती हैं जब आपको अपने हक की बात तरीके से कहनी आती हो, और आपकी बात को जिस तक आप पहुंचाना चाहते हो आपको सिस्टम पता हो कि मेरी बात यहाँ से वहाँ तक कैसे जाएगी। 2-4 दिन तोड़फोड़ कर देने से कुछ नहीं होता, सिर्फ कुछ के खिलाफ मामले बन जाते हैं और फिर वो पूरी ज़िंदगी जेल में से बाहर नहीं आ पाते। तो जिस भी चीज़ के विरोध करना है, विरोध का एक तरीका होता है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, यहाँ विरोध के बहुत तरीके से विरोध करने के बहुत सारे साधन हैं जो संवैधानिक रूप से भी ठीक हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से कुछ सीख लेनी चाहिए। ठीक है, ये हुई हमारे पड़ोसी देश की कहानी। तो 26 मार्च को ये आज़ाद नहीं हुआ। देखो राष्ट्रीय दिवस मनाता है क्योंकि इस दिन इनके हेड ने, जो इनके पहले प्रेसिडेंट थे, उनको ये कहते हैं बंग बंधु, बांग्लादेश के भाई बंधु, जैसे हम चाचा और बापू कह देते हैं तो ये कहते हैं बंग बंधु। उन्होंने घोषणा की थी कि हमने मुक्ति युद्ध छेड़ दिया। वो युद्ध फिर चला था इनका मार्च से लेकर दिसंबर, फिर जुलाई में जाके इनके देश को एक अलग आइडेंटिटी के रूप में पाकिस्तान ने माना था। अदरवाइज पाकिस्तान हट नहीं रहा था, उसे लग रहा था इंडिया इनको जानबूझ के सिखा रहा है। और इंडिया ने अगर रियलिटी की बात करें तो हाँ कहा था कि सैनिक मदद और जो इस तरह की मदद थी वो भारत ने कहा था कि मैं कर दूंगा। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब जिसका इंटरेस्ट हो उनके लिए मैं बता दूं, जो पढ़ाई से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ उनके पास ये ऑप्शन है, वो अपना ICS कोचिंग एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं। अब ये ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। इसमें आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, मेरी और बाकी सभी टीचर्स की। ICS बेसिकली हम ये कोशिश करते हैं कि जो बच्चा पढ़े तो वो साल भर बढ़िया तरीके से पढ़े। जैसे वैसे तो इस पर सारे कोर्सेज अवेलेबल है, अलग अलग भी, मेरे कोर्सेज भी हैं, इंग्लिश का भी है, मैथ्स का भी है। लेकिन पर्सनली मैं ये सुझाव दूंगी कि जब पढ़ो ना तो जम के पढ़ो। एक सब्जेक्ट तैयार करने से बात नहीं बनती, फिर कहीं ना कहीं चूक रह जाती है। तो बढ़िया तैयारी होती है कि भैया हम अपना 1 साल इन्वेस्ट करेंगे अपनी पढ़ाई पर, और इस 1 साल में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जिस नौकरी की इच्छा रखते हैं उस सेम नौकरी की इच्छा करोड़ों लोग और भी रखते हैं। तो आपको क्यों मिले, आप उनसे ज़्यादा बेहतर करके दिखाइए। मेहनत करनी पड़ेगी 1 साल पूरा। इस 1 साल की फ़ी रहेगी 3000 रुपी एप्लीकेशन पर, और इसमें सुबह बैच स्टार्ट होगा 9 बजे का, और ये लगभग 3 से 4 बजे तक का बैच रहता है। आपके पास ये लाइव बैच चलेगा डेली, जो स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं लाइव बैच रहेगा, प्लस ये रिकॉर्डेड बैच भी होगा। अब जैसे मान लो किसी के घर में कल शादी थी, तो उसने कल परसों आज 1-2 दिन बाद तक नहीं क्लासेस देखी, तो कोई बात नहीं, वो अगले हफ्ते जब फ्री हो तो पुरानी क्लासेस को अपना देख सकता है, अपनी स्पीड से देख सकता है। कोशिश करनी चाहिए रोज़ ही क्लास ले लें, पर कई बार ऐसा होता है भैया ह्यूमन जो बीइंग है उसको, सामाजिक प्राणी भी तो है ना हम लोग, तो आसपास कहीं शादी ब्याह है, कहीं कुछ इस तरह का फंक्शन है, जाना पड़ता है, तो उस टाइम पर ये हेल्प कर देती है रिकॉर्डेड क्लासेस। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कॉन्सेप्ट आपने क्लास में समझा आ गया, घर जाके आपको लगता है यार मुझे याद ही नहीं अगला स्टेप क्या था, तब फिर रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी हेल्प करती हैं। यानी जो आप भूल गए हैं, कोई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल गया, कोई फैक्ट आप भूल गए, आप दोबारा क्लास देखकर वो रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। 3000 1 ईयर की फ़ी है। इसमें आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कवर होंगे, SSC के, HSSC के, HTET का, CTET का, DSSB का, जितने एग्जाम होंगे इसमें सब कवर होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहें तो आप स्पेशल बैचेस भी ले सकते हैं। स्पेशल बैचेस भी टाइम टू टाइम लॉन्च करते रहते हैं। अभी फिलहाल में स्पेशल बैच जो चल रहा है वो SSC GD वाला है, और एक इसमें चल रहा है मेरा स्पेशल बैच एंशियंट हिस्ट्री का, लेकिन अब ये बस कंप्लीशन की तरफ आ गया। हाँ, आपको ये मिल सकता है, रिकॉर्डेड में मिल जाएगा आपको। अभी जुड़ेंगे तो लाइव मिल जाएगा, जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में करा चुकी हूँ वो रिकॉर्डेड में मिल जाएगा। तो जिसकी इच्छा हो, जिसकी जैसी ज़रूरत हो, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जुड़ सकता है। मैं आपको नंबर दे देती हूँ, इन नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। 705 626 0000। एक नंबर है 98 1200 96 आप इस पे ऑफिस टाइम में, इनफैक्ट रात 10 बजे तक भी, क्योंकि कॉलिंग टीम के टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं, इन पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक नंबर है 90 5300
6800। इन 3 नंबर पे कॉल करके आप एप्लीकेशन से जुड़ी कोई भी समस्या अगर आप फेस करते हैं तो आप इन पे कॉल करके इनसे बातचीत करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आपको आईसीएस कोचिंग सेंटर सोनीपत जो हमारा हेडक्वार्टर है, जहां ये लाइव पढ़ा रही हूँ मैं अभी, कोई जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर है 90 53 20 40। ये हेडक्वार्टर का नंबर है सोनीपत। ठीक है, जो लाइव क्लासेस चलती हैं वो यहाँ चलती हैं। ऑनलाइन मोड में भी क्लासेस हैं, ऑफलाइन में भी हैं, जिसकी जैसी ज़रूरत हो वो वैसे जुड़ सकता है। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, अगर आपके पास मौका है, आपके पेरेंट्स ठीक ठाक हैं और वो आपको पढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ना। लेकिन सबके हालात एक जैसे नहीं होते, किसी के फादर नहीं है, किसी की मदर नहीं है, कोई अनाथ है, किसी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है, जाने आने का किराया भी नहीं है, किसी के घर में कुछ भी साधन ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, हर कोई इतना लकी थोड़ी ना कि उसके माँ बाप बैठे और पढ़ा रहे हैं, इतने लकी सब लोग नहीं होते। तो बड़ी किस्मत होती है अच्छी जब माँ बाप दोनों ठीक हों और आपको पढ़ने का मौका मिल जाए और आप में भी अकल हो कि मुझे मौका मिला है, मैं इसको यूटिलाइज कर लूँ। आधे बुद्धिहीन लोगों में तो अकल ही नहीं होती, जब उन्हें बहुत अच्छा टाइम मिलता है ना तो वो टाइम पास कर करके टाइम को खराब करते हैं, फिर बाद में रोते रहते हैं, फिर दूसरे के भरोसे बैठे रहते हैं कि भाई मेरा ये कर देगा, बहन मेरा ये कर देगी। ऐसे नालायक लोगों का कुछ नहीं होता जिंदगी भर। टाइम पे अपनी पढ़ाई लिखाई करके काबिल बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको नंबर दे दिया 3, ये एप्लीकेशन के हैं, ये हेडक्वार्टर का। पढ़ना पड़ेगा बेटा, बिना पढ़े कुछ नहीं है। और लोअर मिडिल क्लास जो परिवार होते हैं ना, उनके पास आगे बढ़ने का सिर्फ एक साधन होता है, उनकी बैक पे ज़्यादा पैसा नहीं होता, ना उनकी कोई रेंटल इनकम होती, ना कोई प्रॉपर्टी इस तरह की होती। उनके तो माँ बाप जैसे तैसे पढ़ा देते हैं, उस पढ़ाई से फिर अपने एक मजबूत होता है ना कवच तैयार करना होता है। और ये कवच क्या होता है कि अगर हमें सरकारी नौकरी मिल जाए तो हमारे लिए बेस्ट है। जिन लोगों को लगता है मेरे पीछे बैक पे बहुत पैसा है, मेरे फादर ने बहुत कुछ करके छोड़ा है, शोरूम पड़े हैं भैया, बढ़िया फैक्ट्री पड़ी है, तो उनके लिए नहीं है ये सिर्फ उनके लिए है जिनके बैक पे कमज़ोर स्थिति है। और कमज़ोर का मतलब क्या कि भैया बैठ के खाने का काम नहीं है, कमा के खाना है, तो फिर बेस्ट है अपना सरकारी नौकरी। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इसमें ना कोई तुम्हारे कपड़े देखेगा, ना तुम्हारी कोई कम्युनिकेशन स्किल देखेगा कि तुम्हें इंग्लिश कितनी अच्छी आती है, तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी है, तुम्हारे कपड़े कितने अच्छे हैं। तुम नॉर्मल कपड़े पहनते हो, 200 रुपये की टी शर्ट पहनते हो, 400 रुपये का पजामा, 200 की चप्पल, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस नौकरी में तुम्हारा कुछ देखा ही नहीं जाएगा, तुम्हारे बैक पे क्या है, बेस पे क्या है। वो सिर्फ ये देखते हैं पेपर पास हो गया, रोल नंबर आ गया तुम्हारा, अब तुम्हें बुला लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर आगे मेडिकल फिजिकल जो भी चीज़ें होती होंगी, जिस भी पोस्ट पर आपकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता बेटा। प्राइवेट में अगर आप चाहते हैं 40-50 हज़ार की नौकरी, तो फिर आपको इंटरव्यू में बन ठन के जाना पड़ेगा। आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका लुक आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए, आपके बालों से लेके पैरों तक जो आपका एक अपीरियंस है वो थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। आपने प्राइवेट सेक्टर में कोई बहुत नॉर्मल से इस तरह के लोग 40-50 हज़ार की नौकरी पे अपने का बंठन के जाते हैं। और सरकारी नौकरी में कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी ये चाहिए, बुद्धि चाहिए और मेहनत चाहिए। तो जैसी ज़रूरत है वैसा काम कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतनी ही बातचीत करते हैं। और फिर बेटा पॉलिटी बैच आएगा बेटा, जब समय लगेगा तो पॉलिटिक्स का बैच भी लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, पढ़ते रहो, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है बेटा। बहुत बच्चों की लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। कल भी एक स्टूडेंट हमारा आया हुआ था, सोनीपत से ही था, सेलेक्टेड था, और उसका भी मैंने एक फेसबुक पे अपना पेज पे डाला हुआ था। बता रहा था कैसे परेशान हुआ, फादर गुजर गए, 12th जो थी ठीक ठाक थी, 12th तक मम्मी पापा दोनों ठीक थे, फिर पिताजी गुजर गए। 12th की थी, 2-3 महीने हुए, अचानक से पिताजी को हार्ट में इशू हो गया। 47 ईयर्स के थे, चल बसे। वो लड़का तब 17 साढ़े 17 साल का था। अब सोचो, बड़ा वही था, माँ भी यंग थी भाई। 47 के अगर हस्बैंड हो तो वाइफ भी तो छोटी उम्र की होंगी, 42-43 साल की, छोटी बेटी। अब सारी जिम्मेदारी उस बच्चे पर आ गई। एकदम से क्या करे, 12वीं पास तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसको दिखाई दिया कि एक तरीका है जिससे मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ, मेरी ये परिवार आगे बढ़ेगा, मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए। 22 साल पकड़ते पकड़ते उस लड़के के पास 2 नौकरियां, एक तो 21 में मिल गई थी ग्रुप डी की, पहले वो ज्वाइन कर ली। क्योंकि बेटा जिस घर में पैसा नहीं होता ना, बाप नहीं है, पैसा नहीं है, पीछे से कोई हेल्प भी नहीं करता, वहाँ दिखता है कि कुछ भी मिल जाए। अरे 28 हज़ार बुरे थोड़ी ना है, जब घर में कुछ भी ना हो तो 28 हज़ार बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर उस ग्रुप डी पे उसको शांति नहीं थी, पढ़ता रहा था अपना, अच्छी तैयारी कर रखी थी। अब ग्रुप सी में हो गया, क्लरिकल में हो गया। अब पता है क्या बता रहा था कि कई नौकरियां उसको मिल गई, उसको पटवारी की भी मिल गई और 1-2 और उसने ग्राम सचिव कौन कौन सी बताई। लेकिन उसने ज्वाइन की क्या, क्लरिकल, क्योंकि उसके घर से 2 ही मिनट का है वॉकिंग डिस्टेंस पर। तो माँ का भी ख्याल रख सकता है, बहन का भी। बहुत अच्छा लगा मुझे उसका वो बातचीत करते हुए। उसने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली उसकी मदर ने कि ये पहली दिवाली थी जब हमने पेट भर के मिठाई खाई। नहीं तो हमेशा हर दिवाली हम यही सोचते थे, क्योंकि वो स्टॉल लगाते थे दिवाली पे, जैसे फुलझड़ी और इन सब के जो लगते हैं लाइट वाइट के, कि भाई लोग हमसे खरीद लें। कहते हमने कभी दिवाली नहीं मनाई, हम तो रात में 11-12 बजे अपने घर
घर वापस आते थे और हमारे लिए कोई त्योहार नहीं था, बस ये था कि बस ये बिक जाए सामान। ये पहला त्योहार था जब उन्होंने शॉपिंग की। इन परिवारों के लिए है बेटा सरकारी नौकरियां। इंटेलिजेंट लड़का था, 22 साल में वो वेल सेटल्ड है, अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसके पास टारगेट